इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक काफी महत्वपूर्ण घटना का विश्लेषण कर रहे हैं। ये जो 22 अगस्त 2025 को भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी में वो बड़ी गिरावट आई थी। हाँ, और इसने पिछले 6 कारोबारी सत्रों से मतलब जो लगातार बढ़त चल रही थी उस पे एकदम से ब्रेक लगा दिया। बिल्कुल, सेंसेक्स करीब 694 अंक यानी लगभग 0.85% गिरकर 81,307 पर बंद हुआ। और निफ्टी 50 इंडेक्स भी वो भी अच्छा खासा 214 अंक या 0.85% लुढ़क कर 24,870 के लेवल पर आ गया। हाँ, ये गिरावट इसलिए भी क्या कहते हैं ध्यान देने लायक थी क्योंकि इसने बाजार की उस रफ्तार को रोका जो पिछले 6 दिनों से बनी हुई थी। सही। उन 6 दिनों में निवेशकों ने अच्छा मतलब ठीक-ठाक पैसा बनाया था। सेंसेक्स 2.2% और निफ्टी 2.4% चढ़ चुका था। तो एक तरह से बाजार थोड़ी राहत की सांस ले रहा था और फिर ये तेज झटका लगा। तो हमारे पास इस गिरावट को समझाने वाले कई समाचार लेख हैं, विश्लेषकों की टिप्पणियां हैं और बाजार के आंकड़े भी हैं। जी। आज का हमारा मिशन बेसिकली इन अलग अलग घड़ियों को जोड़ना है, इन जटिल फैक्टर्स को थोड़ा आसान हिस्सों में तोड़ना है ताकि ये समझा जा सके कि उस दिन असल में हुआ क्या था और पर्दे के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थीं। सही। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, बाजार की चाल खासकर जब इतनी बड़ी गिरावट हो तो वो किसी एक वजह से नहीं होती। ये कई चीजों का मिला जुला असर होता है। आज हमारे सामने जो स्रोत है वे इशारा कर रहे हैं कि इसमें वैश्विक संकेतों का बड़ा हाथ था, साथ ही कुछ घरेलू यानी हमारे अपने बाजार के अंदरूनी कारक भी थे। ओके। और टेक्निकल चार्ट्स भी कुछ कह रहे थे। इन सबको मिलाकर ही पूरी तस्वीर बनती है असल में। तो आंकड़ों से ही बात आगे बढ़ाते हैं। सेंसेक्स 694 अंक नीचे 81,307 पर, निफ्टी 214 अंक नीचे 24,870 पर। जैसा आपने कहा, 6 दिन की तेजी खत्म। लेकिन क्या यह सिर्फ एक दिन की मुनाफा वसूली थी या कुछ और गहरा चल रहा था? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक दिन का मामला नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाजार उस हफ्ते एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद थोड़ा क्या कहते हैं थका हुआ सा महसूस कर रहा था। अच्छा। हाँ, वॉल्यूम यानी खरीद बिक्री की जो मात्रा थी वो भी थोड़ी कम हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि निवेशक थोड़े सतर्क हो रहे हैं। ओके। और फिर कुछ खास वैश्विक और घरेलू घटनाओं ने इस सतर्कता को बिकवाली में बदल दिया। ये मतलब एक नाजुक संतुलन था जो बिगड़ गया। तो सबसे पहले उन वैश्विक कारकों पर नजर डालते हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ा। सबसे बड़ी बात जो सुर्खियों में थी वो थी अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल का भाषण। हाँ, जैक्सन होल वाला। हाँ, ये भाषण उसी दिन 22 अगस्त को जैक्सन होल, व्योमिंग में होने वाली प्रतिष्ठित आर्थिक संगोष्ठी में होना था। निवेशक इस भाषण का इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे थे? क्या खास था इसमें? देखिए, ये भाषण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि पूरी दुनिया के निवेशक और खासकर उभरते बाजारों जैसे भारत के निवेशक इससे अमेरिकी ब्याज दरों की भविष्य की दिशा के संकेत तलाश रहे थे। अमेरिका में महंगाई एक बड़ी चिंता बनी हुई थी और फेडरल रिजर्व उसे काबू में करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा चुका था। सही। अब सवाल ये था कि क्या फेड आगे भी सख्ती जारी रखेगा या फिर अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत देने के लिए दरों में कटौती का संकेत देगा। अच्छा। फेडरल रिजर्व की अगली अहम बैठक 16-17 सितंबर को होनी थी और पावेल का ये जैक्सन होल भाषण उस बैठक के संभावित नतीजों का एक तरह से ट्रेलर माना जा रहा था। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मतलब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी या घटेंगी, इस अनिश्चितता का सीधा असर मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर महसूस किया जा रहा था। ये कनेक्शन कैसे काम करता है, थोड़ा समझाएंगी? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये कनेक्शन बहुत गहरा है। देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं और वित्तीय बाजार आज एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। हाँ, वो तो है। जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाता है तो अमेरिका में निवेश करना ज्यादा आकर्षक हो जाता है। इससे क्या होता है कि विदेशी निवेशक, जिन्हें हम FIIs कहते हैं, हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाँ, वो भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका या अन्य विकसित बाजारों में लगाने लगते हैं। ओके। इससे हमारे बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ता है और रुपया भी कमजोर हो सकता है। इसके उलट अगर फेड दरों में कटौती का संकेत देता है तो ये भारत जैसे बाजारों के लिए सकारात्मक होता है क्योंकि तब निवेशक ज्यादा रिटर्न की तलाश में यहाँ पैसा लगाते हैं। समझ गया। तो पावेल के भाषण से पहले की जो अनिश्चितता थी उसने निवेशकों को रिस्क लेने से रोका। किसी को पता नहीं था कि ऊंट किस करवट बैठेगा, है ना? सही बात है। तो कई निवेशकों ने सोचा कि भाई
फिलहाल किनारे पर बैठना या अपना मुनाफा लेकर निकल जाना ही बेहतर है। तो ये तो हुई फेड की अनिश्चितता वाली बात, लेकिन एक और बड़ा वैश्विक कारक उसी समय चिंता बढ़ा रहा था। वो था भारतीय सामानों पर नए अमेरिकी टैरिफ की खबर। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। सुनने में आया कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के जरिए भारत से आने वाले कुछ सामानों पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ एडजस्टेड लगाने का फैसला किया है। रेसिप्रोकल टैरिफ एडजस्टेड, और ये टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू होने थे। इसका क्या असर हुआ? इस खबर ने, आप कह सकती हैं, व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वॉर की आशंकाओं को फिर से हवा दी थी। रेसिप्रोकल टैरिफ एडजस्टेड, ये शब्दावली थोड़ी अस्पष्ट सी थी। हाँ, थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। हाँ, लेकिन इसका सीधा मतलब था कि अमेरिका भारत से आने वाले कुछ चुनिंदा सामानों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने जा रहा है। हालांकि ये साफ नहीं था कि किन-किन उत्पादों पर ये लागू होगा, पर आशंका जताई गई कि फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। ओह, इससे उन कंपनियों के शेयरों पर दबाव बना जो अमेरिका को निर्यात करती हैं। फार्मा सेक्टर, जो आमतौर पर रक्षात्मक माना जाता है, उसमें भी इस खबर के चलते कुछ बिकवाली देखने को मिली थी। तो क्या ये टैरिफ की घोषणा गिरावट का मुख्य ट्रिगर थी, या इसने बस पहले से जो घबराहट थी उसको और बढ़ा दिया? मेरे विचार में ये आग में घी डालने जैसा था। अच्छा। फेड की अनिश्चितता पहले से ही निवेशकों को परेशान कर रही थी। टैरिफ की खबर ने एक और नेगेटिव लेयर जोड़ दी। व्यापार तनाव हमेशा अनिश्चितता पैदा करते हैं। इससे कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, उनके मुनाफे कम हो सकते हैं और पूरी सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। निवेशकों को लगा कि ये भारत की आर्थिक रिकवरी के लिए एक और झटका हो सकता है, खासकर तब जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही थोड़ा डावाडोल स्थिति में थी। तो ये सेंटिमेंट को खराब करने वाला एक और बड़ा कारक बन गया। ठीक है, तो ये वैश्विक कारक, फेड का इंतजार और टैरिफ की चिंता, ये स्पष्ट रूप से हावी थे। अब थोड़ा घरेलू यानी भारतीय बाजार के अंदरूनी कारणों पर आते हैं। एक शब्द जो बार बार सुनने को मिला वो था मुनाफा वसूली या प्रॉफिट टेकिंग। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाएंगी? देखिए, जैसा हमने शुरू में बात की थी, गिरावट से ठीक पहले बाजार लगातार 6 दिनों तक चढ़ा था। हाँ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अच्छी बढ़त दर्ज की थी। अब ये तेजी क्यों आई थी? इसके पीछे कुछ सकारात्मक घरेलू कारण थे। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी प्रणाली में कुछ सुधारों की उम्मीदें थी, जिनसे कारोबार करना आसान होता। ओके। साथ ही स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P जैसी वैश्विक रेटिंग एजेंसी द्वारा भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने की भी अटकलें थीं। अच्छा, हाँ। इन उम्मीदों के चलते निवेशकों ने खरीदारी की थी। अब जब बाजार इतने कम समय में इतना बढ़ जाता है, तो जिन निवेशकों ने निचले स्तरों पर खरीदारी की होती हैं, वो अपनी कुछ पोजीशंस बेचकर अपना मुनाफा पक्का करना चाहते हैं। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। हाँ, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 22 अगस्त को वैश्विक नकारात्मक संकेतों ने इस मुनाफा वसूली को और तेज कर दिया बस। और ये मुनाफा वसूली कुछ खास क्षेत्रों में ज्यादा केंद्रित दिखी, जैसे कि वित्तीय सेवाएं और IT। हमने देखा कि HDFC बैंक करीब 1.3% और ICICI बैंक 0.7% नीचे आए। ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल। फाइनेंशियल और IT स्टॉक्स ही पिछली रैली के मुख्य चालक थे। इनमें सबसे ज्यादा तेजी आई थी। अच्छा। इसलिए जब मुनाफा वसूली का दौर शुरू हुआ, तो सबसे ज्यादा बिकवाली भी इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिली। ये एक क्लासिक पैटर्न है। जो सेक्टर सबसे तेज दौड़ता है, मुनाफा वसूली के समय उसमें गिरावट भी थोड़ी ज्यादा आ सकती है। HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे बड़े निजी बैंक बाजार के बैरोमीटर माने जाते हैं। उनमें गिरावट आना अक्सर व्यापक बाजार सेंटिमेंट को दर्शाता है। सही। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ सामान्य मुनाफा वसूली थी या इसमें घबराहट का भी अंश था? मेरा मानना है कि वैश्विक संकेतों के कारण इसमें घबराहट का तत्व भी शामिल हो गया था। मुनाफा वसूली के अलावा एक और घरेलू कारक जिसने दबाव बनाया वो था FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं कि अकेले अगस्त 2025 के पहले 2 हफ्तों में ही FIIs ने भारतीय इक्विटी बाजार से करीब 31,889 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। काफी बड़ी रकम है ये। और ये बिकवाली भी मुख्य रूप से फाइनेंशियल और IT शेयरों में ही केंद्रित थी। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। FIIs का पैसा भारतीय बाजार के लिए एक तरह से लाइफलाइन जैसा है। बिल्कुल। जब वे लगातार खरीदारी करते हैं तो बाजार में तेजी आती है, लेकिन जब वे बेचना शुरू करते हैं तो ये चिंता का विषय बन जाता है।
अगस्त के पहले पखवाड़े की ये बिकवाली जुलाई में हुई निकासी का ही एक तरह से सिलसिला थी। अच्छा। और अगर हम पूरे साल 2025 की तस्वीर देखें तो उस समय तक FIIs भारतीय बाजारों से लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली कर चुके थे। 1.2 लाख करोड़, बाप रे। हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है। ये तो मतलब सिर्फ मुनाफा वसूली या फैद के भाषण के इंतजार से कहीं ज्यादा गहरा लगता है। क्या FIIs को भारत की अपनी अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को लेकर भी कुछ चिंताएं थीं, या ये पूरी तरह से वैश्विक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट का नतीजा था? ये थोड़ा जटिल सवाल है। देखिए, जो स्रोत हमारे पास हैं उनके आधार पर FIIs की बिकवाली का मुख्य फोकस फाइनेंशियल और IT शेयरों पर ही था। इसकी एक वजह तो वैश्विक अनिश्चितता हो सकती है। जब दुनिया भर में जोखिम बढ़ता है तो निवेशक अक्सर उन क्षेत्रों से पैसा निकालते हैं जो अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे कि बैंक और IT कंपनियां। दूसरी वजह मुनाफा वसूली भी हो सकती है, क्योंकि यही क्षेत्र हालिया रैली में सबसे आगे थे। कुछ विश्लेषक ये भी मान रहे थे कि शायद भारतीय बाजार थोड़े महंगे, मतलब ओवरवैल्यूड हो गए थे। वैल्यूएशन की बात भी थी। हाँ, खासकर अन्य उभरते बाजारों की तुलना में। इसलिए FIIs अपना पैसा कहीं और लगा रहे थे। लेकिन हमारे स्रोतों में किसी गहरी घरेलू आर्थिक चिंता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है जो इस बिकवाली को चला रही हो। हालांकि ये पैटर्न निश्चित रूप से दिखाता है कि वैश्विक अनिश्चितता के पहले संकेत पर ही विदेशी निवेशक तुरंत उन क्षेत्रों से पैसा निकालते हैं जो हालिया रैली के अगवा थे, भले ही घरेलू अर्थव्यवस्था के बुनियादी कारक मजबूत दिख रहे हों। ये एक तरह का रिस्क ऑफ रिएक्शन है जो दिखाता है कि भारत अभी भी वैश्विक सेंटिमेंट पर कितना निर्भर है। तो हमने वैश्विक और घरेलू कारकों को समझा। अब इस पहेली का तीसरा टुकड़ा जोड़ते हैं, तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस। विश्लेषकों का कहना था कि निफ्टी 25,153 के महत्वपूर्ण स्तर के पास पहुंचने के बाद गति खो रहा था। हाँ, मोमेंटम लॉस। हाँ, और फिर 22 अगस्त को ये 24,900 के अहम सपोर्ट लेवल से भी नीचे फिसल गया। इसका क्या मतलब है? देखिए, तकनीकी विश्लेषण पिछले बाजार डेटा जैसे कीमतों की चाल और ट्रेडिंग वॉल्यूम का अध्ययन करके भविष्य के रुझानों का अनुमान लगाने की एक विधि है। जी राइट। जब विश्लेषक कहते हैं कि निफ्टी 25,153 के पास गति खो रहा था, तो उनका मतलब था कि सूचकांक ऊपर तो जा रहा था, लेकिन उस तेजी के पीछे ताकत या वॉल्यूम कम हो रहा था। अच्छा। ये अक्सर एक संकेत होता है कि ट्रेंड कमजोर पड़ रहा है। फिर 24,900 का स्तर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल माना जा रहा था। सपोर्ट लेवल वो कीमत होती है जहां माना जाता है कि खरीदार बिकवाली के दबाव को रोक सकते हैं। हाँ। यानी वहां से भाव वापस ऊपर जा सकता है। ये स्तर शायद पिछली बार की गिरावट का निचला बिंदु रहा होगा या एक मनोवैज्ञानिक स्तर। जब निफ्टी इस लेवल से नीचे फिसला तो तकनीकी विश्लेषकों के लिए ये एक कमजोरी का स्पष्ट संकेत था। लेकिन आपने पहले उल्लेख किया था कि निफ्टी अभी भी अपने 50 दिन के EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर था। उसका क्या? हाँ, और ये एक दिलचस्प तकनीकी बिंदु था। 50 दिन का EMA महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पिछले लगभग 2.5 महीनों की औसत कीमत दिखाता है और ये हाल की कीमतों को ज्यादा महत्व देता है। ओके। इस EMA के ऊपर बने रहने का मतलब था कि छोटी से मध्यम अवधि का रुझान अभी भी सकारात्मक माना जा रहा था, भले ही उस दिन तेज गिरावट आई हो। तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली थी। तत्काल यानी बहुत शॉर्ट टर्म में कमजोरी के संकेत थे, 24,900 का टूटना, लेकिन थोड़ा लंबा नजरिया 50 डे EMA अभी भी थोड़ी मजबूती दिखा रहा था। तो तकनीकी संकेत कमजोरी दिखा रहे थे, लेकिन क्या वे गिरावट का कारण थे या वे सिर्फ बाजार में मौजूद डर और बिकवाली के दबाव की पुष्टि कर रहे थे? ये थोड़ी चिकन और अंडे वाली बात हो जाती है। हाँ, सही है। तकनीकी स्तर खुद गिरावट का कारण नहीं बनते, वे बाजार में मौजूद सेंटिमेंट, फंड फ्लो और निवेशकों के मनोविज्ञान को दर्शाते हैं। जब मूलभूत कारक जैसे फेड की चिंता, टैरिफ नकारात्मक होते हैं और FIIs जैसे बड़े खिलाड़ी बेच रहे होते हैं, तो तकनीकी स्तर अक्सर टूट जाते हैं। समझ गया। आप कह सकती हैं कि तकनीकी संकेतों ने उस कमजोरी की पुष्टि की जो मूलभूत कारकों और फंड फ्लो के कारण पैदा हो रही थी। 24,900 के टूटने से शायद और ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हुए होंगे। हाँ, ये होता है। हाँ, बिल्कुल। जिससे गिरावट और तेज हो गई। विश्लेषकों ने अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 24,800 पर बताया था और चेतावनी दी थी कि यदि ये भी टूटता है तो बाजार एक समेकन चरण
मतलब कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। समेकन चरण, इसका व्यवहारिक मतलब क्या है निवेशकों के लिए? ये क्या होता है? समेकन का मतलब है कि बाजार एक तेज चाल, चाहे ऊपर या नीचे, के बाद थोड़ा रुकता है, सुस्ताता है। अच्छा। इस दौरान कीमतें आमतौर पर एक सीमित दायरे में घूमती हैं या थोड़ी और नीचे आ सकती हैं। ये वो समय होता है जब निवेशक हाल की घटनाओं का आकलन करते हैं और अगली दिशा का इंतजार करते हैं। ओके। ये जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। कई बार ये अगली तेजी के लिए आधार तैयार करने वाला एक स्वस्थ चरण भी हो सकता है। लेकिन 22 अगस्त के संदर्भ में इसका मतलब था कि तत्काल तेजी की उम्मीदें कम हो गई थीं और बाजार शायद कुछ समय के लिए दबाव में रह सकता है। इस पूरी गिरावट और नकारात्मक माहौल के बीच एक बात और ध्यान देने वाली है, सब कुछ लाल निशान में नहीं था। हाँ, ये भी सही है। कुछ क्षेत्र जैसे फार्मास्यूटिकल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टिकाऊ उपभोक्ता सामान वाले एफएमसीजी नहीं, उस दिन अपेक्षाकृत मजबूत बने रहे या कम गिरे। इसका क्या संकेत है? हाँ, ये बाजार की एक और दिलचस्प परत है। अक्सर जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है और व्यापक बिकवाली होती है, तो निवेशक अपना पैसा सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्रों में लगाते हैं। डिफेंसिव्स में? हाँ, डिफेंसिव्स। फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को अक्सर डिफेंसिव्स सेक्टर माना जाता है। यानी अर्थव्यवस्था में चाहे जो भी चल रहा हो, लोग दवाइयाँ खरीदेंगे और ज़रूरी टिकाऊ सामान भी लेंगे। सही। तो हो सकता है कि कुछ निवेशक बड़े जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे बैंक, आईटी से पैसा निकालकर इन डिफेंसिव क्षेत्रों में लगा रहे हों। हालांकि हमारे स्रोत इसके पीछे कोई खास खबर या कारण नहीं बताते। लेकिन ये लचीलापन इस बात को रेखांकित करता है कि बाजार में गिरावट कभी भी एक समान नहीं होती। हमेशा कुछ ऐसे कोने होते हैं जो विपरीत दिशा में चलते हैं या कम प्रभावित होते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम 22 अगस्त 2025 की उस गिरावट की कहानी को समेटें, तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? क्या टेक अवे है? मुख्य निष्कर्ष ये है कि ये गिरावट कई नकारात्मक कारकों के एक साथ आने का नतीजा थी। एक तरफ वैश्विक मंच पर अमेरिका से आने वाले संकेतों जैसे फेड भाषण की प्रत्याशा, नए टैरिफ की चिंता ने घबराहट पैदा की। दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर 6 दिनों की शानदार तेजी के बाद मुनाफा वसूली का दबाव स्वाभाविक था, जिसे वैश्विक घबराहट ने और बढ़ा दिया। विदेशी निवेशकों, एफआईआईज की लगातार बिकवाली ने इस दबाव को और गहरा किया। सही। और अंत में तकनीकी चार्ट्स पर महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल की टूटने ने कमजोरी की पुष्टि की और गिरावट को तेज किया। ये एक, आप कह सकती हैं, परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था, जहां कई चीजें एक साथ गलत हो गईं। मतलब ये किसी एक विलन की कहानी नहीं, बल्कि कई किरदारों का मिला-जुला नाटक था, जिसने बाजार के सेंटिमेंट को नीचे खींच लिया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये गिरावट हाल के लाभ के बाद वैश्विक स्तर पर बढ़ी हुई बेचैनी और घरेलू स्तर पर बाजार के थोड़ा सुस्ताने या समेकित होने की जरूरत का संगम लगती है। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि भारतीय बाजार वैश्विक घटनाओं, खासकर अमेरिकी नीतियों और वैश्विक फंड फ्लो से कितना जुड़ा हुआ है। सही है। जब तक ये बड़ी अनिश्चितताएं जैसे कि अमेरिकी मौद्रिक नीति का रास्ता क्या होगा और व्यापार संबंधी तनाव कैसे सुलझेंगे साफ नहीं हो जाते, तब तक निवेशकों में सावधानी का माहौल बने रहने की संभावना उस समय। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ते हैं। हमने देखा कि बाजार कई वैश्विक और घरेलू कारकों से प्रभावित हुआ। इन कारकों के आधार पर निवेशक आने वाले समय में किन संकेतों पर सबसे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं? अच्छा सवाल है। क्या ये एफआईआई प्रवाह का स्थिर होना होगा जो सेंटिमेंट में सुधार का पहला संकेत देगा, या फिर जैक्सन होल भाषण के बाद अमेरिकी फेड की ओर से आने वाली स्पष्टता ज्यादा मायने रखेगी, या शायद व्यापार तनावों का शांत होना सबसे महत्वपूर्ण होगा? ये देखने वाली बात होगी कि कौन सा कारक बाजार को अगली दिशा देता है ना? निश्चित रूप से एफआईआई के आंकड़े, फेड के बयान और व्यापार संबंधी खबरें, ये कुछ प्रमुख बिंदु होंगे जिन पर आने वाले हफ्तों और महीनों में बाजार की पैनी नजर रहेगी। इनका संतुलन ही बाजार की अगली चाल तय करेगा। इस गहन पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।